हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में डिस्कस करेंगे HDFC का डिफेंस फंड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस फंड के बारे में आपको बता दूं कि ये प्योरली जैसे नाम में ही है, ये डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करता है और उसके रिलेटेड स्टॉक्स आप इसके पोर्टफोलियो में देखने को आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो फंड स्टार्ट हुआ था 2023 में, ये फंड क्यों स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? क्योंकि उस टाइम पे ना डिफेंस जो थीम थी, डिफेंस सेक्टर था जो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। आपको अगर याद हो, अगर आपने ट्रैक किया हो, तो डिफेंस सेक्टर जो था पूरे के पूरे स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बन रही थी शेयर्स में। तो उसके चलते इन्होंने ये जो फंड स्टार्ट हुआ था, भर भर के लोगों ने पैसा डाला डिफेंस फंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, पैसे बनने के चांसेस होते हैं, तो लोग उसमें पैसा डालते रहते हैं। तो यही हुआ था 2023 में। लेकिन फ्रेंड्स, एक पॉइंट ऐसा आया था कि इनको ना पैसे जो डिफेंस फंड में आ रहे थे, बंद करना पड़ा फंड थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। आपने देखा होगा, अनाप शनाप जो है फंडिंग, जो है फंड्स आ रहे थे, लोग पैसा डाल रहे थे, क्योंकि फोमो के चलते भी लोग मतलब एक सेक्टर में, एक थीम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहीं पर पैसा बनेगा, तो वो भर भर के पैसा डालते हैं वहाँ पे। तो वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा हाई हो गए थे कि इनको ना फंड थोड़ी देर के लिए क्लोज भी करना पड़ा था, क्योंकि किसी भी वैल्यूएशन पर अब कोई भी स्टॉक नहीं ना ले सकते। ऐसे भी फंड्स भी ऐसे ही करते हैं कि किसी भी वैल्यूएशन पर हम शेयर्स में पैसा नहीं डाल सकते, तो इनको थोड़ी देर के लिए जो है फंड क्लोज भी करना पड़ा था। जैसे कि AI में हम क्या देख रहे हैं कि AI में कितनी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट चल रही है। कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं, लोन लेकर, बोरोइंग्स लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फोमो के चलते भी बहुत सारी जो है लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स, हम म्यूचुअल फंड में भी अगर पैसा डालें ना, तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से वैल्यूएशन पर जो है शेयर्स बाय कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हमें डेफिनेटली स्टडी करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फंड को, डिफेंस फंड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस फंड में फ्रेंड्स, इस HDFC डिफेंस फंड ने कोचीन शिपयार्ड को ऐड किया है और इंडोमिम, ये नई लिस्टिंग हुई है मार्केट में, नई कंपनी आई है। तो ये नई एंट्रेंट्स हैं जुलाई मंथ में, और इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है HAL में, मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स में, और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इस फंड ने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज़ किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कोचीन शिपयार्ड को अगर स्टडी करें तो 3 लाख शेयर्स इन्होंने इस कंपनी के ऐड किए हैं, जिसमें अगर इनकी टोटल मार्केट वैल्यू देखें तो वो है 42 करोड़, और 3.30 लाख शेयर्स इंडोमिम के ऐड किए हैं, जिसमें इनकी मार्केट वैल्यू 25 करोड़। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने जो एक्सपोजर इंक्रीज़ किया है वो कौन से स्टॉक्स हैं? तो सबसे पहले HAL, 1.25 लाख शेयर्स इन्होंने HAL के खरीदे हैं, ऐड किए हैं, एक्सपोजर इंक्रीज़ किया, और टोटल काउंट हो चुका है 28.50 लाख शेयर्स। और पिछले महीने जून के मंथ में इन्होंने 27.25 लाख शेयर्स HAL के उस टाइम भी बाय किए थे। तो लगातार HAL में बाइंग चल रही है इस फंड के थ्रू, तो तभी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि HAL के शेयर में लगातार एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करेंगे मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। इसमें भी उन्होंने अब जो अपना स्टेक है, एक्सपोजर है, इंक्रीज़ किया है। 2.10 लाख शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी के, और 15 लाख शेयर्स जो हैं इन्होंने पहुंच चुके हैं टोटल, मतलब 15 लाख शेयर्स हो चुके हैं इस कंपनी के जुलाई महीने में। जून के महीने में भी इन्होंने इसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, 12.89 लाख शेयर्स। तो टोटल मतलब मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स में भी एक अच्छा स्टेक है इस फंड का, तो मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स भी अच्छी तेज़ी में है। उसके बाद और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने स्टेक अपना इंक्रीज़ किया है, तो उसमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स, इन्होंने 25 लाख शेयर्स जो हैं ऐड किए हैं, और टोटल शेयर्स जो हो चुके हैं इस कंपनी के, इनके फंड में, वो है 4.05 करोड़ शेयर्स, मतलब बहुत ही अच्छा स्टेक है BEL में। और जून के महीने में भी इन्होंने 3.80 करोड़ शेयर्स इसी कंपनी के खरीदे थे, तो एक अच्छी बाइंग हुई है BEL में। उसके बाद फ्रेंड्स आता है टाटा मोटर्स। 10 लाख शेयर्स इन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदे हैं, ऐड किए हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हो चुके हैं वो है 21 लाख शेयर्स इन देयर पोर्टफोलियो। उसके बाद फ्रेंड्स, आइडिया फोर्ज की बात करें, इसमें भी उन्होंने जो है अपना स्टेक इंक्रीज़ किया, वो है 8.96 लाख शेयर्स खरीदे हैं। भारत फोर्ज के इन्होंने 66,532 शेयर्स खरीदे हैं, और बोश भी अगर देखें तो 4776 शेयर्स इन्होंने बोश कंपनी में खरीदे हैं और अपने पोर्टफोलियो में इनको
ऐड किए। वहीं फ्रेंड्स अगर दूसरी तरफ आएँ तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने अपना स्टेक जो है रिड्यूस किया, तो वो हैं फ्रेंड्स कंपनी साइंट, डीएलएम, एकस और पावर मैक प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले एकस की बात करेंगे। ये फ्रेंड्स कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट में काम करती है। नई नई लिस्टिंग ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इन्होंने इस कंपनी में 35 लाख शेयर्स जो हैं इन्होंने अपना जो है बेच दिए हैं अपने फंड में, और प्रीवियस मंथ भी इन्होंने 40 लाख शेयर्स जो हैं बेचे थे। तो लगातार इस कंपनी में सेलिंग चल रही है। साइंट डीएलएम में फ्रेंड्स इन्होंने 3.53 लाख शेयर्स जो हैं बेच दिए हैं, मतलब स्टेक कम की है, कंप्लीटली नहीं बेचे, स्टेक कम की है। और पावर मैक प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने 4025 शेयर्स जो हैं बेच दिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने स्टेक अपना जो है अनचेंज्ड रखा है। ऐसे 12 स्टॉक्स हैं जिसमें कोई बाइंग नहीं हुई, ना तो कोई सेलिंग हुई है। तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए ये देख सकते हो कि उसमें आते हैं BEML, आयशर मोटर्स, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, सोलर इंडस्ट्रीज, डिफ्यूजन इंजीनियर्स, एमटा टेक्नोलॉजीज, भारत डायनामिक्स, डेटा पैटर्न्स एंड हाल ही की लिस्टिंग कंपनी है फ्रेंड्स सेडेमैक मैकेट्रॉनिक्स। बहुत ही अच्छी जो है रिटर्न्स दिए हैं इसने IPO की लिस्टिंग के बाद, एंड JNK इंडिया। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने अपना स्टेक जो है अनचेंज रखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अब एलोकेशन वाइज देखते हैं फ्रेंड्स, एसेट एलोकेशन इनकी कहाँ पर हाईएस्ट है। हाईएस्ट एलोकेशन जैसे हमने देखा कि भारत फोर्ज में 14.82% है इनका जो है हाईएस्ट एलोकेशन है इस कंपनी में। उसके बाद आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड HAL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेक है, वो है 14.67%। उसके बाद आता है HAL। तो रैंकिंग वाइज इन तीन कंपनीज़ में इन्होंने हाईएस्ट एलोकेशन रखी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स इस कंपनी का जो फंड का AUM है वो है 10,709 करोड़ का। ये लेटेस्ट डेटा एज ऑफ जुलाई 31, 2026। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लॉन्च हुआ था फंड जून 2, 2023, और ये प्योरली डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करता है, और डिफेंस सेक्टर के चलते जो इसकी ग्रोथ है उसको ये पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके चलते रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर वैसे ही फ्रेंड्स जैसे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप पर्टिकुलर किसी एक कंपनी को स्टडी करने के बजाय अगर आप किसी फंड में भी पैसा डालोगे तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इस फंड को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं 3 साल हो चुके हैं मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स 3 साल भी हम बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं होता। और उसके अगर इस फंड की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो लॉन्ग टर्म में अभी भी इस फंड ने इतना कुछ अच्छे डिसेंट रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लेकिन शॉर्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 11.11% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और मतलब जो बेंचमार्क था, जो स्टैंडर्ड था वो था 7.14%, लेकिन इस फंड ने शॉर्ट पीरियड में एक डिसेंट अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अभी तक जो है लॉन्ग पीरियड के जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक अच्छे मतलब ग्रोथ जो आ सकती है, तो वो अभी तक अचीव नहीं हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स वेल डाइवर्सिफाइड जो है फंड है ये, जिसमें आप देखोगे कि लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट है 42.88% की, मिड कैप्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है 25.42% का, और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट है 29.73%। मतलब वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जिसमें आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड जो है अप्रोच दिखेगी, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपको दिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट वाला जो है पार्ट इस वीडियो का आप बोल सकते हो, मतलब सारी चीज़ें फ्रेंड्स एक तरफ जिसमें हमने स्टॉक्स को देखा कि कितने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स को ऐड किया, कौन से स्टॉक्स को मतलब रिड्यूस कर दिया एक्सपोजर या अनचेंज रखा है, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स वो एक पार्ट होती हैं। दूसरा पार्ट ये होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में फ्रेंड्स कि इस फंड में अगर कोई भी इन्वेस्टर आना चाहता है तो वो ही इन्वेस्टर आ सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन का गोल लेकर, अप्रोच लेकर मार्केट में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट पीरियड में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट करो, लेकिन अगर आपकी अप्रोच लॉन्ग टर्म है, अगर आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर जो है एक अच्छे डिसेंट ग्रोथ लेकर आ सकता है और इसकी बहुत ही बड़ी डिमांड है, जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट भी है वो प्योरली फोकस करती है कि डिफेंस सेक्टर को कैसे ग्रो किया जाए। रिसेंटली हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छी जो है खबरें निकल कर आ रही हैं, ऑर्डर्स निकल रहे हैं, या एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंपोर्ट को कम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रो कर सकता है सेक्टर, तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस तरह के स्कीम्स में, फंड्स में।
तो यही ये फंड बता रहा है कि ये फंड जो है सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं, जिनका मेन मोटिव है कैपिटल एप्रिसिएशन, और जो प्योरली इक्विटी या इक्विटी बेस्ड थीम्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वही इस ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड भी, जैसे कि हम देखते हैं ना, डिस्क्लेमर आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये रिस्क तो इक्विटी में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है। म्यूचुअल फंड ये नहीं है कि ये कोई जादू की छड़ी चलाएंगे और अच्छे रिटर्न्स आपको बना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें भी रिस्क होता है, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है वो डिफाइन करती है कि आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।